So today we are here to learn something about breast cancer. See, यूजुअली क्या होता है कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनते हैं या किसी भी कैंसर के बारे में सुनते हैं, ड्यू टू अनअवेयरनेस हम हमेशा डर ही जाते हैं उसको लेके, और हमें हमेशा लगता है कि कैंसर मतलब अब तो मौत पक्की है। ठीक है, तो पहले तो हम ये जानते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मली कुछ ज़्यादा क्वांटिटी या फिर साइज में बढ़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब उसको कोई ज़रूरी नहीं है वो क्या होगा, एक सेल जो 2 में कन्वर्ट होता है, जो 8 में कन्वर्ट होता है, जो 16 में कन्वर्ट होता है नॉर्मली, लेकिन किसी भी कारण सर अगर वो 1 से 8 हो जाए, 8 से 50 हो जाए, 50 से 100 हो जाए एंड सो ऑन, वो चलता ही रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है कि जितना न्यूट्रिशन एक नॉर्मल सेल को चाहिए होता है उससे ज़्यादा ये एबनॉर्मल सेल आपकी बॉडी से खींचता रहता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और धीरे धीरे वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होने की भी कोशिश करता है। इस वजह से इंसान की लाइफ जाने की शक्यता रहती है। हर एक कैंसर लाइफ टेकिंग नहीं होता है, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। कैंसर लाइफ टेकिंग तब होता है जब आपने उसका डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट टाइम पे नहीं कराया हो, ट्रीटमेंट बहुत परफेक्ट टाइम पे नहीं कराया हो। परफेक्ट टाइम पे मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जब कोई इंसानों को अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी उतनी अर्ली चालू हो सकती है। जितनी अर्ली ट्रीटमेंट उतना परफेक्ट रिजल्ट। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं कि सपोज उनको यहाँ पर एक ट्यूमर जैसा दिखाई दिया, बट दे गो ऑन इग्नोरिंग इट। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा करके सालों तक निकाल देते हैं, और उसके बाद वो कैंसर इस हद तक पहुंच जाता है कि डॉक्टर भी उस चीज में कुछ हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या, आज हम क्या बात करेंगे कि आप अर्लीस्ट इस चीज को किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं घर बैठे, और आपको डॉक्टर को कब मिलना चाहिए। सो बेसिकली हम सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई मेल भी लॉगिन हुआ है तो वो फीमेल्स को भी साथ में रखें, ताकि मेन फैक्टर क्या है कि फीमेल्स इस बात को जान सके और वो घर बैठे अपनी चीज़ों को डायग्नोस कर सके और टाइम से डॉक्टर्स को दिखा सके अगर कोई भी चेंजेस दिखाई देता है। डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 2015 के अंदर 90.5 मिलियन लोग यूजुअली कैंसर से सफ़र हो रहे थे, और उसमें से जो डेथ रेट थी वो 15.7% थी। इसीलिए कैंसर सबसे ज़्यादा ड्रेडफुल और चैलेंजिंग डिसीज है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि लोगों को पहले तो डायग्नोसिस नहीं समझ में आता कब करवाना चाहिए, सेकेंड की ट्रीटमेंट बहुत महंगी है, बहुत यानी बहुत महंगी है, और जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है या फिर जो ट्रीटमेंट ऐसी है जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है, उनमें लोगों को पता नहीं चलता कि हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, तो उसकी वजह से वो हमेशा एक केओस में रहते हैं और अपनी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने में एंड अप कर लेते हैं। अगर हम कॉमनेस्ट कैंसर के बारे में बात करें तो अगर फीमेल्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर, और सेकंड होता है सर्विक्स कैंसर। ठीक है, तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर मीन्स स्तन का जो कैंसर होता है वो, और अगर सर्विक्स कैंसर मतलब जो बच्चादानी का जो भाग होता है उसका कैंसर। अगर मेल्स में हम देखें तो लंग कैंसर ड्यू टू स्मोकिंग एंड ऑल दैट, प्रोस्टेट कैंसर और कोलोरेक्टल, ये बहुत ही कॉमन तरीके के जो कैंसर्स है जो बहुत ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। ओके, ब्रेस्ट कैंसर, तो हमारा मेन आज जो फोकस है वो पूरा का पूरा ब्रेस्ट कैंसर पे है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कोई कैंसर दिखने को मिलता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि जितना ज़्यादा ये कॉमन है उतना ज़्यादा अगर अर्लीस्ट मीन्स फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे अगर इसका डायग्नोसिस हो जाता है या जस्ट एकदम प्रायर स्टेज में इसका डायग्नोसिस आता है तो इसकी ट्रीटमेंट 100% हो सकती है। तो मेन फैक्टर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसे एंड अप किया है कि नहीं। अगर आप इसे एंड अप कर लेते हैं तो डरिए मत, अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपने कंसल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाइए, अच्छे फिजिशियंस को दिखाइए, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटेबल कर सकें। ब्रेस्ट कैंसर किसे कहा जाता है? ऐसा मैलिग्नेंट हम उसको बोलते हैं जो कैंसरस सेल होते हैं। मतलब हर एक ट्यूमर कैंसरस नहीं होता है, कुछ बिनाइन होते हैं, कुछ मैलिग्नेंट होते हैं। मैं क्या कहूँ तो 80% जो ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं,
और उसमें से सिर्फ 20% ही कैंसरस डेवलप होते हैं। तो या तो ब्रेस्ट के डक्ट्स में या उसके सेल्स में, दोनों में से किसी में भी अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो वो हमेशा ब्रेस्ट कैंसर को इंडिकेट करता है। 12.28% लोगों का चांसेस होता है कि वो 5 साल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के साथ 5 इयर्स जो लाइफ टेकिंग रिस्क होता है, वो हम इनिशियल 5 इयर्स को गिनते हैं। अगर 5 इयर्स अच्छा खासा चला जाता है तो लोगों का इतना लाइफ टेकिंग रिस्क नहीं रहता है। तो लाइफ टेकिंग रिस्क 12.28% है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट इज अ बिग नंबर। But day by day, as the medical field is getting advanced, as the as peoples are getting aware of it, the females, especially the young females, are doing their self breast examinations, and due to that the more and more people, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा पाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे ये लाइफ टेकिंग रिस्क का जो परसेंटेज है, हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो सके। अगर डेटा की बात करें तो ICMR के हिसाब से नेक्स्ट 5 इयर्स में शायद इसका इंक्रीमेंट और 12% हो सकता है, मतलब कैंसर डिटेक्शन का, ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि साथ साथ में हमारा मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस्ड हो रहा है हर एक फील्ड में, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, सब इस डिसीज से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम देखें तो बहुत कॉमनली 8 में से 1 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कौन सी लेडीज या कौन सी वुमेन सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर पे होती है? क्योंकि हर एक लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। कुछ क्राइटेरियाज है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उस क्राइटेरियाज में ज्यादा लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। जैसे कि अगर कोई लेडी 50 प्लस है, मतलब ऐसा नहीं है कि 50 से नीचे किसी को ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है, 20 प्लस लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस है, बट वो रेयर कंडीशन है। जबकि कॉमनेस्ट होता है 50 प्लस के एज में, और 80 प्लस के एज में जो बहुत ही रेयर नंबर से है कि 80 प्लस कोई जिएगा। इंडिया के अंदर तो लाइफ जो हम बोलते हैं कि एक मिडल एज जो क्वालिटी होती है वो यूजुअली 65 टू 75 की है। तो 80 प्लस लेडीज का नंबर बहुत कम है, लेकिन अगर 80 प्लस भी कोई जीता है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड है जिसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मतलब जिसका ब्लड रिलेशन में 1 या 2 जनों को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो चुका है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे कि मदर को हुआ हो या ग्रैंड मदर को हुआ हो या बुआ को हुआ हो या मासी को हुआ हो, जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, वैसे लोगों में चांसेस ऑफ कैंसर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, सपोज कि मेरी फैमिली में अगर 1 या 2 जन है तो मुझे ज़्यादा कॉशियस रहना है कि मुझे कभी भी ब्रेस्ट कैंसर आने की शक्यता रह सकती है। ओके। थर्ड है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब कि जो लोग बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, या जो बच्चे मतलब जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं या प्रेगनेंसी चाहते ही नहीं है, ऐसे लोगों में भी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसे लोगों में बहुत चांसेस हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर में एंड अप हो सकते हैं। ये एक चांस बता रही हूँ, 100% परफेक्ट चीज नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो ये मान के मत चलिएगा कि मैडम ने बोला है तो शायद 100% यही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज में एक परसेंटेज ऑफ पब्लिक ही उसमें सफर करती है। लेकिन अगर एक फर्टाइल लेडी में 5% चांस है तो इनफर्टाइल लेडी में शायद 25% चांसेस हो सकता है। या फिर जो लेडीज लेट प्रेगनेंसी प्लान करती है, हम लेट प्रेगनेंसी, अब जो डेफिनेशन लेट प्रेगनेंसी का आया है लेटेस्ट, दैट इज +35। पहले था +30, अब आया है +35। तो +35 जो लेडीज होती है जो लेट प्रेगनेंसी प्लान करती है, उनमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर से सफर कर सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लड़कियां, हम एक मॉडर्नाइज स्टेट में आ गए हैं और एक मॉडर्नाइजेशन सिविलाइजेशन में जैसे जैसे हम एंटर कर रहे हैं, हम अपनी रियल ट्रेडिशनल वैल्यूज और ट्रेडिशनल तरीकों से अलग होते जा रहे हैं। जैसे कि सबसे कॉमनेस्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग
शायद आजकल की दौड़-धाम वाली ज़िंदगी में मदर्स को बहुत ही अजीब लगता होगा कि अपने बेबी को मैं किस तरीके से ब्रेस्ट फीड कराऊँ या मैं ब्रेस्ट फीड कराऊँ या नहीं कराऊँ। मैक्सिमम मैंने काफ़ी क्लिनिक्स में भी देखा है कि लेडीज़ अपने जो वर्किंग लेडीज़ होती है, अपने बेबीज़ को ठीक से टाइम नहीं देती है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती है ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड आप जितनी बार करते हैं, उतनी बार आप 4% चांसेस आपका ब्रेस्ट कैंसर से रिड्यूस करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज कंपल्सरी, नॉट फॉर अ ओनली चाइल्ड बट ऑल्सो फॉर द फीमेल्स। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो आप उतने ही दूर कैंसर से जाते हैं। ठीक है, तो अपने बेबीज को हमेशा, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं, हम किसी और दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो बच्चा है वो तो हेल्दी होगा ही ब्रेस्ट फीडिंग से, लेकिन आप भी एक हेल्दी हार्मोनल स्टेज में जाएंगे। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जब आप आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, जो आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू नॉर्मलाइज ऑप्टिमम लेवल पे आते हैं, और जितना ऑप्टिमम लेवल पे आएगा उतने ज्यादा आप ब्रेस्ट कैंसर से दूर जाएंगे। तो ऑलवेज से यस टू ब्रेस्ट फीड आफ्टर यू गेट योर बेबी, एटलीस्ट फॉर 6 months, एटलीस्ट फॉर इनिशियल 6 months एंड बेस्ट फॉर 1 year। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी जिंदगी आप ब्रेस्ट फीड पे रखे, 3-4 साल के बेबी पे भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, नो। ठीक है, इफ यू आर वर्किंग, इट्स you do not have time, you see government is also giving a time of some particular leave to a females so that they can care to your their babies। ठीक है, तो उसी तरीके से वो जो टाइम आपके पास होता है, तो इनिशियल 6 मंथ का जो टाइम होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी को उस समय सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत होती है, तो वो टाइम आप इंजॉय कीजिए, वो टाइम पे आप जरूर ब्रेस्ट फीड कराइए। नेक्स्ट है कि लेट मेनोपोज। लेट मेनोपोज मीन्स यूजुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम पीरियड्स बोलते हैं लड़कियों में, वो यूजुअली स्टार्ट होता है 12 ऑफ द एज टू 16 ऑफ द एज, और फिर वो खत्म होता है यूजुअली 45 टू 55, 50 के आसपास वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी लेडीज में 50-55 प्लस भी अगर पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, उसका मतलब कि उनका हार्मोनल बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ऐसे लेडीज में भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। Okay, so the next is what is the certain hormonal imbalance in the body। आप फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन्स होते हैं जो उनके परफेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में, उनको चलाने में काम करते हैं, बेबीज को बर्थ देने में काम करते हैं, उनके सेक्सुअल डेवलपमेंट्स में काम करते हैं। जिस तरीके से एक मेल के टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एक फीमेल के लाइफ के इंटीग्रल पार्ट होते हैं। लेकिन किसी भी कारण सर अगर आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली प्रोजेस्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ जाती है इस्ट्रोजन की जगह पे, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप वो लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कुछ हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसे लेडीज के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे लेडीज के? जिसके प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी मॉडर्न लाइफ। हम आजकल पूरी की पूरी अपनी जो डाइट हैबिट्स है उसको चेंज करके मॉडर्न इरा में आ गए हैं। फॉरेन की चीजों पे ज्यादा बिलीव करने लगे हैं, जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं, पिज्जा बर्गर बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता है, जिसको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। सी डाइट में हमेशा याद रखिए कि डाइट, आपको एक परफेक्ट डाइट की जरूरत होती है, ना कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की जरूरत, ना ही सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत, ना ही सिर्फ फैट की जरूरत, ना ही सिर्फ मिनरल्स की जरूरत। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को ये करते देखा है कि वो सिर्फ प्रोटीन डाइट पे उतर जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन शेक लेंगे, चने खाएंगे, ये खाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एग खाएंगे, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद इनिशियली उनको एनर्जी मिलती है, कुछ टाइम के बाद उनको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम, वीकनेस का प्रॉब्लम, आईबीएस का प्रॉब्लम, मल्टीपल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट रिफाइंड। जिस चीज पे रिफाइंड का टैग लग जाता है ना, वो हमारी बॉडी के लिए सबसे खराब है। अच्छा, आप ये बताइए, लास्ट 15 साल में या 20 सालों में ही हमने ब्रेस्ट कैंसर बहुत सुना है। क्या हमारी दादी, नानी,
या उनकी मम्मियों को कभी आपने सुना है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से सफर हो रहे थे? उनका डाइट और हमारे डाइट में जमीन आसमान का फर्क है। वो सिंपल रोटी सब्जी खा के भी खुश रहा करते थे और हम पिज्जा बर्गर खा के भी खुश नहीं हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, क्योंकि वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण, एक कार्सिनोजन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। सी ओबेसिटी, मोटापन, यूजुअली अब भी अगर आप अपनी लाइफ को फिट करना चाहते हैं तो वेट पे नहीं, इंचेस पे ध्यान दीजिए। The best way to get fit is to reduce your inches, not your weight. इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ये बहुत बड़ा लेक्चर है कि फिटनेस इंचेस पे क्यों डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका पेट बड़ा है, बाकी पूरा बॉडी एकदम पतला है, लेकिन आपका वेट बड़ा है, तो आपको बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है, इवन आपको कैंसर स्टेज पे भी आप जा सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आपकी बॉडी ज्यादा है तो रिड्यूस योर इंचेस, इट्स वेरी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, मॉडर्न वर्ल्ड, अल्कोहल इंटेक। अब हम ये टैगलाइन नहीं दे सकते हैं कि मॉडर्न जो लेडीज होती है वो भी, हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि मॉडर्न लड़कियां भी, लेडीज भी अल्कोहल इंटेक करती है। शर्म वाली बात नहीं है, हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, ऐसे ऐसे चांसेस बहुत लोगों को आ सकते हैं कि उन्होंने अल्कोहल का इंटेक किया हो। लेकिन अल्कोहल इंटेक करने का भी एक तरीका होता है। अगर जब आप एक्सेसिव, रेगुलर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्कोहल लेते हैं, वो 110% आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो ये तो ड्राई स्टेट है, हम उस पर इतना फोकस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गुजरात के बाहर कहीं पर भी है, अगर आप लेते भी हैं तो reduce your quantities or either skip it, because alcohol is never good for your health. It is just what you call as an garbage you are getting into your body. So वो भी एक बहुत important चीज है कि अल्कोहल इंटेक हमेशा कम करना चाहिए। नेक्स्ट, हार्मोनल पिल्स। अब हार्मोनल पिल्स लेने के बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लेडीज जिनको प्रेगनेंसी अभी प्लान नहीं करनी है, वो क्या करेंगे, जब प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है और हस्बैंड रेडी नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के लिए, कॉन्डम्स यूज करने के लिए, तो लेडीज अपने तरीके से हार्मोनल पिल्स, बहुत कॉमनली हमने सुना है माला डी का यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स होते हैं। अगर आपने कभी लिया है तो आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन अगर आप उसको स्टॉप करते हैं, दूसरे या तीसरे दिन आपको पीरियड्स चालू हो जाते हैं। उसका रीजन, क्योंकि आपके हार्मोन्स वहां पर सप्रेस हुए थे। अब जैसे ही आपने छोड़ा है तो हार्मोन्स अपने लेवल पे आए हैं और वो करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जब आप लॉन्ग टर्म तक ये प्रोसीजर से जाते हैं, सेकेंड, ऐसे लोग जो पीसीयूडी, पीसीओएस या फिर जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स रेगुलराइज नहीं है, रेगुलराइज हम उसको बोलते हैं कि जैसे कि 30 दिन +or -5, मतलब 25 to 35 डेज के अंदर जिनको पीरियड्स आ जाते हैं, उनको हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अगर उस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो यू आर नॉर्मल। लेकिन अगर आपको उसके मतलब 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, या हर 15 दिन में आप पीरियड्स आ रहे हैं, तो उस चक्कर में अगर आप किसी एलोपैथ के पास जाते हैं तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज हार्मोनल ट्रीटमेंट। और जब लॉन्ग टर्म तक हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तब वो एक ब्रेस्ट कैंसर का रीजन बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हाई प्रोजेस्टेरोन होता है। आगे भी हमने बात की है उस बारे में। सेकेंड, हमारी मॉडर्न लाइफ, बायोलॉजिकल रिदम एंड शिफ्ट वर्क। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम रात रात जगते हैं। ठीक है, आइदर फॉर अ वर्क, आइदर फॉर अ नेटफ्लिक्स, यू कैन डिनाई इट। मोबाइल्स की वजह से, लैपटॉप्स की वजह से, ओटीटीज की वजह से, किसी भी तरीके से हमने हमारा कार्डिनल जो रिदम है, जो क्लॉक है, उसको चेंज कर दिया है। पहले लोगों में तरीका था सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, एक्सरसाइज करना, सेडेंट्री लाइफ से दूर रहना। सेडेंट्री हम किसको कहते हैं कि जो बैठालू जीवन होता है। अब हम लेडीज के पास वर्किंग करने के लिए मेड्स हैं,
अब हमारे पास मोबाइल्स है, अब हम चीज़ों को ईज़ी विदाउट फिजिकल वर्क करना चाहते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि लेडीज जो थी वो हमेशा से उनके हार्मोन्स इस तरीके से काम करते थे कि उनका सेडेंट्री लाइफ नहीं था। लेकिन अब जब हम सेडेंट्री लाइफ में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स भी इस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नहीं बोलूंगी, इवन पीसीओडी, पीसीओएस, मैंने लास्ट 5 साल में देखा है कि अगर मेरे पास 10 लड़कियां इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल से आती है तो उसमें से 3 पीसीओडी पीसीओएस से सफर कर रही होती है। दिस इज व्हाट इज अ हार्मोनल शिफ्ट, imbalance in your biological rhythm. Next is an exposure to a radiation. Radiation you all know. कौन कौन सा? अवर लैपिज। अच्छा ठीक है, मैंने ये बोला तो जूम पे से आउट मत हो जाइएगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ रेडिएशंस ठीक होते हैं काम के तक, जब हम उसको एक्सेसिव यूज करते हैं तब वो हानिकारक होते हैं। हमारे मोबाइल्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारे के सारे जो रेजेस होते हैं जो मैन मेड है, यूजुअली अगर उनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है, फ्रीक्वेंट एक्सपोजर रहता है, तो ऐसे लोगों में ब्रेस्ट कैंसर या दूसरे कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डोंट पुट योर मोबाइल्स नियर योर ब्रेस्ट एरियाज, दिस इज वेरी प्रिफरेबल। दूर रखिए उसको। मैंने बहुत लो इकोनॉमिकल कंडीशंस लेडीज को देखा है मोबाइल्स को अपने इनर पॉकेट्स में रखते हुए नियर देयर ब्रेस्ट। दिस इज वेरी बैड। वाइब्रेशंस जो मोबाइल्स में से उठते हैं उनमें भी रेडिएशन होता है, डोंट डू दैट। एक्सपोजर टू मल्टीपल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, वो तो रोज चेंज होते रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग चांसेस होते हैं। कुछ डिसीजेस जैसे कि फाइब्रोसिस्टिक ट्यूमर हुआ हो ब्रेस्ट के अंदर, मतलब पानी की गांठ हो गई हो या फैट की गांठ हो गई हो, तो वो लॉन्ग टर्म में कभी शायद 1% चांस होता है कि वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। और लास्ट इज अ जेनेटिक। जेनेटिक में दो है, BRCA1 एंड BRCA2, ये दो जीन्स होती है लेडीज के अंदर, लेकिन अगर वो म्यूटेंट होती है तो बहुत चांसेस है कि आपको कैंसर से एंड अप हो सकते हैं। सो कॉमनली हम किस में देखेंगे, तो ये डिसीज सबसे ज्यादा कॉमनली वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में तो इसका बहुत ज्यादा नंबर्स पे लेडीज को कैंसर डायग्नोस होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर है जापान के अंदर, बहुत बहुत ज्यादा रेयर है। उसका रीजन है उनकी डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनका तरीका, उनकी नॉन ओबेज जनरेशन जो वो करते हैं, वो शायद अगर हम अपनी हेल्दी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो शायद हम भी इस चीज से दूर रह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट रेयरेस्ट कंडीशन बिलो 20 years। एंड हाँ, अगर कोई मेल इस वीडियो को देख रहा है तो 1% चांस मेल्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। आप इससे दूर नहीं हैं, बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग अ पार्ट ऑफ अ ब्रेस्ट इन योर बॉडी। तो 1% चांस है कि आपको भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है। अच्छा, मेल में किस तरीके से डायग्नोस करें, तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको एक साइड का ब्रेस्ट ज्यादा साइज में लग रहा है या उसमें कुछ चेंजेस, कलर में चेंजेस लग रहा है या कोई रेडनेस लग रहा है ऐसा कुछ, तो प्लीज इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो मेल्स के लिए तो मैं प्रेफर करूंगी, अगर आपको अपनी दोनों ब्रेस्ट के साइज में कुछ चेंजेस लग रहा है, शेप में चेंजेस लग रहा है, तो प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिएगा। Genetics, we have already talked about it, that is BRCA genetic mutations. Diet and endocrinal disorders like thyroid, PCOS, PCOD, and even the obesity. These are all under the endocrine disorders और जिसकी वजह से आपको breast. So now, when to consult your doctors? This is very important. अगर आपको breast में pain हो रहा है तो आप कैंसर से दूर हैं। पहली चीज दिमाग में ये बैठा लीजिए, मैंने बहुत सारी लेडीज फीमेल पेशेंट्स को देखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत नॉर्मल रहता है कि वहां पर ब्रेस्ट में हेवीनेस, पेन, साइज चेंजेस, चेंज इन द ब्रा साइज इज वेरी कॉमन बिकॉज योर हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो पीरियड्स खत्म होते ही वो भी चला जाता है, उसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड्स के आने वाले चेंजेस। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप 90% दूर है कि आपको कैंसर नहीं है, until unless you are at the end stage of the disease। सेकेंड, आपके ब्रेस्ट की जो स्किन है या फिर आपके आर्म पिट्स, वहां पर थिकनिंग, वहां की चमड़ी मोटी हो गई है,
अगर ऐसा भी हुआ है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको कोई लंप फील हो रहा है, मतलब कोई गांठ जैसी, गठान जैसी दिख रही है और उसमें दर्द नहीं हो रहा है और वो हिलाने पे हिल नहीं रही है, प्लीज अपने डॉक्टर को दिखाइए, इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना जरूरी। चेंज इन शेप और साइज ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट इज द चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट. See, normal change in the size of two breasts in a one female is very common. A slight change is very commonest in the females. 10 में से 8 लेडीज को ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द चेंज. आपकी दोनों जो साइड की बॉडी होती है वो एकदम सिमेट्रिकल नहीं होती है, स्लाइट चेंजेस होते हैं. उसकी वजह से अगर आपको दोनों ब्रेस्ट में थोड़ा बहुत साइज में चेंजेस लगे तो बहुत कॉमन है. लेकिन अगर वो जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब एक साइड का ब्रेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और एक साइड का बहुत छोटा दिख रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को इमीडिएट आप कंसल्ट कीजिए. शेप ऑफ द ब्रेस्ट. अगर आपका जो कॉमन शेप है, अगर आप रेगुलर अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करते रहते हैं, अगर ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अचानक अगर आपके ब्रेस्ट के शेप में चेंज आया है तो भी आपको डॉक्टर को इमीडिएटली बताना चाहिए. नेक्स्ट इज डिम्पलिंग, राइट. स्किन डिम्पलिंग मतलब कि आपके स्किन के ऊपर छोटे 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 दाने या खड्डे दिखाई दे. जैसे कि एक ऑरेंज होता है जो ऑरेंज या क्या नारंगी बोलते हैं, नारंगी जो होता है उसके जो छाल के ऊपर छोटे छोटे खड्डे होते हैं. अगर स्किन के ऊपर भी आपको ऐसे खड्डे दिखाई दे तो भी आपको डॉक्टर को इमीडिएटली बताना चाहिए. आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें या तो खुजली आ रही हो, लेकिन खुजली किस तरीके की, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मेंसेस को अगर एक्सक्लूड कर दें, उसके अलावा के टाइम पे अगर आपको ब्रेस्ट पे खुजली आ रही है, अगर आपका ब्रेस्ट का कोई पार्ट लाल हो गया है, और या अगर वो लाल हो गया है या फिर उसमें किसी तरीके की जलन हो रही है या फिर वहां पर एक्जिमा हुआ है, डू कंसल्ट योर डॉक्टर. चेक योर निपल्स. जब अगर निपल्स में से ब्लड निकल रहा हो या तो फिर उसमें डिस्चार्ज आ रहा हो, जैसे पानी निकल रहा हो, अगर आप लैक्टेटिंग टाइम पे है, जब आप दूध पिला रहे हैं उस टाइम पे अगर आप हैं, तो उस समय में क्या होगा, बहुत कॉमन है कि आपको मिल्क डिस्चार्ज वहां पर हो सकता है. लेकिन उसके अलावा वहां पर पल्स डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा हो या किसी तरीके का चिकना पानी का डिस्चार्ज हो रहा हो, डू कंसल्ट योर डॉक्टर. अगर निपल्स के आजू बाजू की जगह, जिसको हम एरियोला बोलते हैं, अगर उस जगह पे भी स्केलिंग हो रही हो, चमड़ी निकल रही हो, वहां पर लाल हो गया हो, बहुत खुजली आ रही हो, अगर आपके ब्रेस्ट पे खुजली आ रही है और मॉइस्चराइजर या कोई भी लुब्रिकेंट लगाने के बाद अगर आपको आराम मिल रहा है, देन इट इज कॉमन. लेकिन वो आराम नहीं मिल रहा है तो देन यू हैव टू डू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली. दिस इज व्हाट अ फीमेल शुड अंडरस्टैंड. और अगर आपका निपल इनवर्ड हो गया, इनवर्ड मीन्स अंदर की साइड खींच रहा है, या दोनों ब्रेस्ट के निपल्स की साइज और शेप में डिफरेंस है, देन डू कंसल्ट योर डॉक्टर. निपल अंदर फनल की तरह अंदर खींच गया है, बाहर ही नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत साइज में चेंज होना बहुत कॉमन है, लेकिन अगर वो एकदम अंदर चला गया है और वो बाहर आता ही नहीं है, देन डू कंसल्ट योर डॉक्टर्स इमीडिएटली. These are the basic rules when you have to be aware, you have to be very cautious. और आपको अपने डॉक्टर्स, either gynecologist, either a trained physician और either a oncologist, किसी को भी आपको जरूर कंसल्ट करना चाहिए. अगर आपके निपल के आजू बाजू की जगह लाल हो गई है, खुजली आ रही है, या फिर वो कलर चेंज हो रहा है, जो नॉर्मली आपका कलर नहीं था एरियोला का, अब वो चेंज होके दूसरा कलर हो रहा है, या दोनों ब्रेस्ट की जो कलर है उनमें भी चेंजेस है, देन ऑल्सो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली. किस तरीके से आप स्क्रीन करेंगे, किस तरीके से आप डायग्नोसिस करेंगे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं है, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस है या नहीं है, तो 4-5 तरीके हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एवरी फीमेल क्राइटेरिया इज अर्ली डिटेक्शन. अगर आप जितना अर्ली डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इससे बच सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस है. मैंने एक बार एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात की थी और उन्होंने मुझे, कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने मुझे ये कहा था, अगर किसी फीमेल को
कैंसर होने के चांस हो ना तो उसे हमेशा प्रे करना चाहिए, तो हो भी ना तो ब्रेस्ट कैंसर होना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से 100% रिजल्ट्स हैं। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको कितना डरना चाहिए और कितना नहीं डरना चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर्स को रेगुलरली बताते हैं, अगर आप उसको जल्दी डायग्नोज करा लेते हैं तो ठीक है। आपको क्या क्या टेस्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? तो पहला तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे रिलायबल है, सबसे इजी है, आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सेकेंड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करके बता सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। मेमोग्राफी जो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस में लिया जा रहा है, ईयरली मेमोग्राफी लोगों को एडवाइस किया जाता है, और इसके लिए कैंप्स भी होते हैं, फ्री मेमोग्राफी भी होते हैं। मेमोग्राफी मीन्स एग्जामिनिंग योर ब्रेस्ट with radiations and it gives you an idea are you suffering from a breast cancer or not। और लास्ट होता है एमआरआई। एमआरआई सिर्फ उनके किया जाता है जिनके, जैसे मैंने बात बताया था कि जेनेटिक बीआरसीए जो होता है उसका म्यूटेशन हुआ हो, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हुई हो, या अगर आपके एक ब्रेस्ट पे ऑलरेडी कैंसर का स्टेज आ चुका है तो सेकेंड में भी आप एमआरआई करवा के उसको कंफर्मेशन में ले सकते हैं। कौन सी एज में कौन सा एग्जामिनेशन करवाना चाहिए? हमने आपको 4-5 ऑप्शंस दिए कि ये तरीके हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर इजीली डायग्नोस किया जाता है। तो अगर आप 18 साल से 40 साल के अंदर हैं तो आपको हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। हर 3 साल में आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। क्लिनिकल मतलब आप अपने पर्टिकुलर एक ट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करवाइए। जैसे आप रूटीन चेकअप्स करवाते हैं, ब्लड चेकअप्स करवाते हैं, उसी तरीके से आप एक हैबिट बनाइए कि हर 3 साल में, अगर आप 40 साल से नीचे हैं, हर 3 साल में अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाइए। अगर आप 40 से 70 के बीच में हैं तो हर महीने तो आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ही है, लेकिन हर साल, फिर 3 साल में नहीं, हर साल आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना मस्ट है। और अगर आपकी एज 70 प्लस है, 70 या 70 प्लस है, तो आपको मेमोग्राफी रेगुलरली करवाना जरूरी है और अपने हेल्थ केयर कंसल्टेंट से रेगुलर टच में रहना जरूरी है। अब हम मेन फोकस करेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 2 तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट, लुक योर ब्रेस्ट, सेकेंड, फील योर ब्रेस्ट। कैसे करना है, किस पोजीशन में रहना है, क्या तरीका है, वो सारा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। प्लीज अगर आप भूल जाते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको हर महीने करना है, एवरी मंथ। मंथ के कौन से दिन में करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। लुक योर ब्रेस्ट, दिस इज वेरी वेरी इजी। आपको क्या चाहिए? अपनी बॉडी और एक मिरर, ठीक है। तो जब भी आप ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन करें तो पहली चीज कि आप कब करें, तो जब आपके पीरियड्स पूरे हो गए हों, उसके तीसरे या 5वें दिन, या पीरियड स्टार्ट होने के 7वें दिन आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिन कीजिए। जिसको पीरियड्स बहुत लंबे आते हैं तो मैं प्रेफर करूंगी पीरियड्स खत्म होने के 3-4 दिन के बाद आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट पीरियड्स के पहले और पीरियड्स के दौरान यूजुअली ब्रेस्ट थोड़ा स्वेलन होता है, थोड़ा पेन होता है, तो आप एग्जैक्ट डायग्नोसिस पे नहीं आ पाएंगे। तो हर महीने पीरियड्स खत्म होने के तीसरे या 5वें दिन आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेस्ट से लेके आप पूरा का पूरा अपने कपड़ों को निकाल दीजिए। एक बड़े मिरर के सामने खड़े हो जाइए। किस तरीके से खड़ा होना है? तो पहला स्टेप ये है कि आपको स्ट्रेट खड़ा होना है। दोनों आर्म्स आपके साइड में होना चाहिए। आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर बोथ ब्रेस्ट। दोनों ब्रेस्ट को सिर्फ देखिए। क्या देखना है आपको? उसकी साइज, उसका शेप, उसके अंदर कोई पकरिंग तो नहीं है, मतलब अंदर की साइड कोई एरिया खींचा हुआ तो नहीं है, वहां छोटे छोटे अंदर अंदर खड्डे खड्डे तो नहीं है, कुछ लाल तो नहीं हो गया है, कुछ कलर तो चेंज नहीं हो गया ब्रेस्ट का, ब्रेस्ट की चमड़ी तो नहीं निकल रही है, और निपल का डायरेक्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको नॉर्मली चेक करना है। दूसरी, फिर से मैं आपको रिमाइंड कर रही हूँ कि हर फीमेल के अंदर स्लाइट चेंज होना ब्रेस्ट साइज में बहुत कॉमन है। अगर बहुत कम डिफरेंस है साइज के अंदर तो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, सेम तरीका, मिरर के सामने खड़े हो जाइए अनड्रेस्ड।
fully undressed above your waist, and put your arms at your hips. Put your arms at your hips, and so that your chest muscles gets toughen, बराबर टाइटन होंगे तो आपका ब्रेस्ट जो होगा वो प्रॉपरली आपको विजिबल रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर हैंड्स एट द साइड, then puts your arms at the waist or hips, and then just again just observe the same thing we have observed with the arms at the side. जो हमने सीधे हाथों में चेक किया था वही चीजें हमको हिप्स के बाजू में अपने हाथ रख के चेक करना है. थोड़ा सा पुल करना है, अपने दोनों ब्रेस्ट को ऑब्जर्व कीजिए, आपको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, नोट कीजिए. नेक्स्ट स्टेप, सिमिलर मैनर, जस्ट गो डाउन, गो फॉरवर्ड, नीचे झुकिए और दोनों ब्रेस्ट के साइज, कलर, शेप में चेंजेस देखिए. दोनों इक्विवेलेंटली फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दोनों एक ही साइज में है या नहीं है, दोनों एक शेप में है या नहीं है. जस्ट गो डाउन, डोंट टच टिल दिस टाइम. फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ सीधे, आप सीधे, मिरर सामने, अच्छे लाइट वाली जगह होनी चाहिए जिसमें मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली लाइटेड एरिया होने चाहिए ताकि आपको छोटे छोटे चेंजेस भी दिखाई दे. सेकेंड, पुट योर आर्म्स एट योर हिप्स एंड ऑब्जर्व. थर्ड, गो डाउन, गो फॉरवर्ड एंड ऑब्जर्व योर ब्रेस्ट. फोर्थ, अगेन स्टैंड, जस्ट आइदर डू दिस, अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लच कर लीजिए और हाथ के ऊपर ले जाइए, या दोनों हाथ को क्लच करके अपने हेड्स के पास में ले जाइए ताकि आपका जो चेस्ट एरिया है वो टाइटन हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो ब्रेस्ट होगा वो भी लिफ्ट होगा. तो आपको आराम से हर एक एरिया आपको एग्जामिन कर सकेंगे. ठीक है, पुट योर आर्म्स दिस like this and just observe. Then go right, go left and observe. Why this? So that you can even observe the outer area of your breast. This is very important. हमने सामने की एरिया तो वैसे भी देख ली है, लेकिन अगर हम साइडवेज का नहीं देखेंगे तो हमें उसके चेंजेस भी नहीं समझ में आएंगे. ठीक है, तो फर्स्ट इज स्ट्रेट हैंड, देन आर्म्स एट योर हिप्स, देन go forward, go and clutch your hands up or either back of your head. These are 4 steps for looking at the breast. And do not forget to go right and left while examining your breast. Then now touch your nipples. How to feel it? Take your thumb and the 4 fingers और उसको थोड़ा दबाइए. उसको दबाने से क्या होगा, अगर उसमें से कोई डिस्चार्ज आ रहा है तो वो बाहर निकलेगा. अगर उसमें से डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं है, देन यू आर ओके. तो दोनों ब्रेस्ट, राइट एंड लेफ्ट, दोनों निपल्स को आपको प्रेस करके देखना है थंब और फिंगर्स के बीच में. ठीक है, नेक्स्ट, गो टू योर शावर. गो टू योर शावर एंड नाउ स्टार्ट फीलिंग योर ब्रेस्ट. शावर में जाइए. ठीक है, क्यों शावर का क्या जरूरत है? पानी और सोप की वजह से जो आपके हाथ की चिकनाहट इजीली आपको ब्रेस्ट के अंदर तक फील करने में हेल्प करेगी और आप छोटे छोटे चेंजेस भी उसमें नोटिफाई कर सकेंगे. आप शावर में जाइए, अपने ब्रेस्ट को फील कीजिए. क्या वहां पर कोई गठान जैसी लग रही है? क्या आपके ब्रेस्ट की चमड़ी अलग लग रही है? क्या आपके आर्मपिट्स, इवन डू दिस, इसको मत भूलिए, जो अंडर आर्म्स है वहां पर भी चेंजेस नोटिफाई होते हैं क्योंकि वहां के जो लिम्फेटिक्स होते हैं ब्रेस्ट के वो आर्मपिट पे ज्यादा फोकस करते हैं. एंड एग्जामिन योर कॉलर बोन्स. ठीक है, ये जो कॉलर बोन्स होते हैं हमारे, उसके ऊपर और नीचे भी फील कीजिए वहां पर भी कोई गांठ है या नहीं है. तो आप अपना हाथ, एक हाथ जैसे राइट हैंड मैंने लिया है वो हेड के पीछे लीजिए एंड ट्राई टू फील योर ब्रेस्ट. देन गो डाउन, टेक योर लेफ्ट हैंड, go back and examine. Now while you are examining, use your finger pads. ये पार्ट को आपको यूज करना है, पूरा हाथ नहीं यूज करना है, ये पार्ट को यूज कीजिए एंड गो डाउन टुगेदर. ऐसे ऐसे नहीं, इस तरीके से पूरा हाथ लीजिए और उसमें इस तरीके से दबा के उसको फील, सर्कुलर मोशन में आपको फील करना है छोटे छोटे पार्ट्स में. सी, थोड़ा बहुत थिक एंड फैट होता है हमारी ब्रेस्ट के अंदर, अगर वो है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली एक बॉल जैसा आपको लग रहा है
तो आप उसको ठीक से एग्जामिन करके डॉक्टर को दिखाइए। चेक योर लम्स एंड थिकनिंग ओवर अबव एंड डाउन टू अ कॉलर बोन, क्योंकि ब्रेस्ट का जो लिम्फेटिक्स होता है वो कॉलर बोन के ऊपर और नीचे भी ड्रेन करता है और आर्म पिट्स पे भी ड्रेन करता है, तो इनको कभी भी एग्जामिन करना मत भूलिएगा। अगर आपके हाथ चिकने होते हैं साबुन की वजह से, तो आप उसको इजीली ब्रेस्ट के अंदर तक आप उसको चेक कर सकते हैं। पूरे ब्रेस्ट को एग्जामिन कीजिए, इवन आउटर एरिया को एग्जामिन कीजिए, कॉलर बोन्स को एग्जामिन कीजिए और आर्मपिट्स को भी एग्जामिन कीजिए विथ फर्मली गोइंग इनसाइड इन अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस यूजिंग द पैड्स ऑफ योर फिंगर टुगेदर। आपके जो फिंगर्स हैं उनके पैड्स यूज करने हैं, अंगुलियों को अलग नहीं रखना है, उसको इक्विवेलेंटली एक साथ रखना है और फिर उसको धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे पार्ट में आपको एग्जामिन करना है। नेक्स्ट, come out of your shower and lie down. Why lying down? Lying down will give you a very deepest tissue examination. आप किस तरीके से सोएंगे, आप लेट जाइए और जैसे कि अगर आपको राइट ब्रेस्ट चेक करना है तो आप राइट शोल्डर के नीचे एक पिलो रखिए, बराबर, और उसके बाद जब आप पिलो रखेंगे तो आपका चेस्ट का भाग थोड़ा बाहर आएगा एंड देन स्टार्ट एग्जामिनिंग विथ योर हैंड्स एट द बैक लाइक दिस, पुट द pillow at this part and just start examining in a similar manner I've taught you. Examine your breast, examine the outer part of your breast, examine the collarbones and examine the armpits again. This is mandatory. Ways of examining with the fingers. First of all, use these pads of the fingers and you could either examine in the circular motion, either you can examine up and down or you can go with the wedge like, मतलब एक एक पार्ट को इस तरीके से आप एग्जामिन कर रहे हो। जैसे वेज लाइक का मतलब मैं बताती हूँ, जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं, एक पिज्जा को आप ब्रेस्ट की तरीके से गिन लीजिए, उसको 6 स्लाइस में जो आप कट करते हैं और ट्राइंगुलर पार्ट जो बचता है उसको हम वेज बोलते हैं। तो वो एक वेज पे आपने एग्जामिन किया, फिर सेकेंड वेज लीजिए, फिर थर्ड वेज लीजिए, वो मैं आगे आपको समझाती हूँ। This is clock pattern. We have three different patterns to examine a breast. One is clock, one is wedge, and third is sweeping. तो किस तरीके से करना है क्लॉक वाइज? सपोज आपका एक ब्रेस्ट एक फेस ऑफ अ क्लॉक है, घड़ी का कांटे जैसा समझ लीजिए, घड़ी का चेहरा समझ लीजिए, और ब्रेस्ट को इस तरीके से, सपोज दिस इज द ब्रेस्ट, राइट, you start with the 12 o'clock examination, you start at the 12 o'clock examination, आप इस पार्ट को धीरे से प्रेस करके एग्जामिन कीजिए, देन शिफ्ट टू 1 o'clock, देन 2 o'clock, देन 3 o'clock, देन गो 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7, 8, जब तक आप 12 o'clock तक नहीं पहुंचते हैं एग्जामिनेशन आप कंटिन्यू करेंगे। ये आउटर पार्ट का हुआ, सिमिलरली आप इनर पार्ट पे भी इसी तरीके से एग्जामिन करेंगे, देन एंड अप योर एग्जामिनेशन। दिस इज सर्कुलर पैटर्न। wedge pattern जो मैंने आपको समझाया, you just divide your breast in a equivalent portion, examine the upper quadrant, then the side quadrant, then below quadrant, here 6 quadrants में आप convert कर लीजिए। पहले outer part को इसी तरीके से examine कीजिए circular motion में, फिर inner part को भी इसी तरीके से circular motion से आप examine कीजिए। use this main 3 fingers or the 4 fingers of your hand. देन द लास्ट वन इज स्वीपिंग मेथड। स्वीपिंग मेथड में क्या होता है कि ब्रेस्ट को, सपोज दिस इज अ ब्रेस्ट, यू टेक, ब्रेस्ट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर से नीचे तक या तो उसको दबा के चेक करेंगे या नीचे से ऊपर तक उसको दबा के चेक करेंगे। और दूसरा मेथड है कि आप जैसे चलते हैं ना, हम जैसे चलने वाला जो मूवमेंट करते हैं, सिमिलरली आप ब्रेस्ट को एक 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 फिंगर से ऊपर की साइड प्रेस करके भी आप एग्जामिन करेंगे। और ये आप मेथड कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज एग्जामिनेशन ही करेंगे। अच्छा, अब इनमें से कुछ भी चीजें अगर आपको दिखाई देती है, ये चेकिंग करने के बाद आपको कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहली चीज वो सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। सेकेंड होता है कि अलग अलग तरीके से वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि 80% ट्यूमर्स यूजुअली नॉन कैंसरस होते हैं, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो पहला जो मेथड है, जो अभी बहुत रिसेंटली विदाउट एनी प्रॉब्लम जो चेक किया जाता है, जैसे हम पेट में सोनोग्राफी करवाते हैं उसी तरीके से ब्रेस्ट की भी सोनोग्राफी की जाती है। ये अगर एक्सपीरियंस सोनोग्राफी टेक्नीशियन करता है तो 110% चांसेस है कि वो छोटे छोटे चेंजेस को बता सकता है। नेक्स्ट इज मेमोग्राफी, जो आप लोग को सबको पता ही होगा मेमोग्राफी क्या होता है। उसमें एक एक ब्रेस्ट को एग्जामिन किया जाता है कि उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं। एमआरआई, राइट, वेरी वेरी रिलायबल, पर हर पेशेंट में एमआरआई नहीं किया जाता है, जिसमें बहुत
चांसेस लगते हैं, लेकिन क्लिनिकली या यूएसजी में भी इतना पता नहीं चलता है, उनमें एमआरआई यूजुअली, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, स्ट्रॉन्ग पास्ट हिस्ट्री हो, या फिर जिनका जेनेटिक म्यूटेशन हो चुका है, ऐसे लोगों में ही एमआरआई किया जाता है। अगर किसी में लंप देखा जाता है तो उसको एस्पिरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोप्सी टेकिंग। वो उसका एक सैंपल, कुछ सेल्स हम लेते हैं और उसको स्लाइड में रख के उसका एग्जामिन किया जाता है किस टाइप का, आइदर इट इज कैंसरस और नॉन कैंसरस, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, दैट वी कॉल एज अ बायोप्सी एग्जामिनेशन। कुछ बहुत कॉमनली क्वेश्चन है जो मुझे पेशेंट्स यूजुअली पूछते हैं, या फिर अगर इन जनरल फीमेल्स मुझे मिलती है तो पूछती है कि क्यों मैं सेल्फ एग्जामिनेशन करूं, क्यों करूं, क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है। हर महीने आपका ब्रेस्ट चेंजेस में जाता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर महीने आपकी बॉडी चेंजेस में जाती है, तो आपको हर महीने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। हर महीने आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आप सोच लीजिए आपका खर्चा कितना होगा, और आप ये भी सोचिए कि बहुत अनकंफर्टेबल, टाइम कंज्यूमिंग, इकोनॉमिकली हेजार्डियस बहुत चीजें है, क्योंकि हर बार आपको कुछ चेंजेस देखने वाले नहीं है। लेकिन यही चीज आप घर बैठे अपने प्रॉपर एटमॉस्फेयर पे, अपने कंफर्ट जोन में रह के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन इज वेरी सीरियसली वेरी पोटेंशियल। वी शुड ऑल नो, अ फीमेल शुड नो फ्रॉम द एज ऑफ 20। अगर आपकी डॉटर है तो उसको 20 साल की उम्र से ये सिखाइए, 18 साल की उम्र से सिखाइए, तो वो पहले ही अगर स्टार्ट कर देती है तो उसे बहुत फायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन, अगर मुझे कोई गठान दिखाई देती है या गांठ फील होती है तो क्या वो कैंसर ही है? जैसे मैंने पहले भी कहा 80% गांठ नॉन कैंसरस होती है। ठीक है, तो वो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 20% कैंसर होने के चांसेस है, लेकिन वो 20% भी चांस है, तो चांस लेना नहीं है, एग्जामिन करवाना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। नेक्स्ट, व्हेन शुड आई परफॉर्म द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, कब मुझे चालू करना चाहिए? early 20s is the best, and still if you are in a 30s or 40s and not started, अगर आप 30 साल से ऊपर है या 40 साल से ऊपर है, अभी भी आपने शुरुआत नहीं की है, तो आज ही बेस्ट टाइम है, आज से शुरुआत कीजिए, लेकिन आपके पीरियड्स के तीसरे या पांचवें दिन, और हर महीने करिए, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीसरे या पांचवें दिन खत्म होने के बाद। अगर मैंने मेंस्ट्रुएशन मुझे नहीं आता है, मतलब या तो मैं मेनोपॉज में हूँ या तो फिर मेरा यूट्रस ही निकाल दिया गया है ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, अब मैं मेंसेस में होती नहीं हूँ, तो मुझे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कब और कैसे करना चाहिए? मेथड रिमेन द सेम, बट आपको अगर हर महीने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आप कंफ्यूज है पीरियड्स को लेके, आपको पीरियड्स तो नहीं आ रहे, कौन सी डेट लूं, तो आप पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फरवरी का पहला तारीख, मार्च का पहला तारीख, अप्रैल का पहला तारीख, इस तरीके से आप ले सकते हैं, क्योंकि यूजुअली 45 प्लस लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो वो क्या करे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो फिर भी करना है, तो महीने की पहली तारीख आप पकड़ लीजिए, या फिर महीने की ऐसी तारीख पकड़िए जिसमें आप सोचते हैं कि आपको बहुत कंफर्ट है, उसके एग्जैक्टली एक महीने के बाद आप दूसरी बार एग्जामिनेशन कीजिए, उसके एक महीने के बाद आप तीसरी बार एग्जामिनेशन कीजिए। अगर मेरे ब्रेस्ट साइज इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर वो स्लाइटली अनइक्वल है, तो मैंने कहा हर फीमेल्स सिमेट्रिकली थोड़ी डिफरेंट होती है, तो अगर आपके दोनों ब्रेस्ट में मेजर चेंजेस नहीं है साइज में, डू नॉट अफ्रेड, अगर आपको फिर भी टेंशन है तो गो एंड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर मुझे लंप फील होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? लंप फील होता है, कुछ भी नए चेंजेस दिखाई देता है, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, नियर बाय डॉक्टर, एनी practitioner, any what you call is a well trained doctors can guide you. Best time to BSc is every month, because every menstrual cycle brings a changes in your breast. साल में एक बार कर दिया पूरा नहीं होगा, आपको हर महीने करना है, so monthly examination is must in everyone. And if you find, because क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड यूजुअली आपका ब्रेस्ट थोड़ा बहुत सूजन में, थोड़ा बहुत दर्द में होता है, तो वो टाइम अवॉइड कीजिए प्लीज, नहीं तो आपको हर समय यही लगेगा कि आपके ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है। नंबर 8, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर मैं ब्रेस्ट फीड करवा रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे एग्जामिनेशन करना चाहिए कि नहीं? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपकी ब्रेस्ट थोड़ी बहुत बल्कि
लंपी हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ अनयूजुअल चीज आपके ब्रेस्ट में फील होती है, गो एंड कंसल्ट योर गिनेकोलॉजिस्ट। नंबर 9, क्या मैं बीएससी करूं, मतलब बीएसई मीन्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करूं तो क्या वो इनफ है? नहीं, हर 3 साल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन बिलो 40, हर साल अबव 40 मस्ट है विथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फिर भी आपको कुछ चेंजेस लगते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई एंड बायोप्सी एज पर रिक्वायरमेंट। So this is what about today's lecture. I hope you could understand how to do it. आप हर महीने करेंगे. Please give me a feedback if you are satisfied with this. You learn something new and you would start it earliest, ताकि मैं इस जरिए बहुत सारे लोगों की लाइफ बचा सकूं. यही मेरा मेन फैक्टर था कि मैं बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी दे सकूं, लेडीज को पता चले, तो वो जल्द से जल्द अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स तक पहुंचा सके. सी देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, दैट इज ऑल ऑन यू. आपको क्या करना है? मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और मैं ये भी आपको बता सकती हूँ कि होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है. अगर आप वेल ट्रेंड होम्योपैथ के पास जाते हैं, अकस्मात प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, अर्ली स्टेज में जाते हैं, तो चांसेस ऑफ रिकवरी आर वेरी बेस्ट विथ नो साइड इफेक्ट्स. पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए. if you are in a requirement, if you believe in it, go for it. If you are a believer of ayurveda and you want to consult, go to a good ayurvedic doctor. Okay, so this is about all about today's lecture. होप यू लाइक इट एंड नेक्स्ट टाइम शायद हम फिर मिले या आप किसी और को ही बताइएगा. आप हर एक लेडी, प्लीज 3 लेडीज से ये नॉलेज जरूर शेयर कीजिएगा कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है और क्यों करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें. थैंक यू.